Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट ये चैप्टर सिर्फ CBSE क्लास 8 के लिए नहीं, इवन ICSE स्टूडेंट्स जो कि मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ते हैं क्लास 7 में, क्लास 8 में, उनको भी हेल्प करेगा। और ये एक फाउंडेशन कोर्स है जेई और नीट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स आगे चल के इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स को चूज करना चाहते हैं, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये आप सब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स से लेकर हर एक चीज को बहुत स्ट्रांगली आपके फाउंडेशंस को बिल्डअप करने के लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। पिछले लेक्चर में हमने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली थी कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो आज हम एक डिटेल डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th में जाओगे तो क्लास 10th में भी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे, और इवन 11th एंड 12th में भी आप इन टॉपिक्स के बारे में एज सच तो नहीं पढ़ोगे, बट डिफरेंट जगह पे इसके बारे में पढ़ोगे। तो ये सब जगह पे जो कुछ आप आज पढ़ने वाले हो वो रिपीटेडली आपको 12th तक के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसलिए प्लीज अच्छे से अपने नोट्स बनाना, इनको संभाल के रखना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और सबसे पहली प्रॉपर्टी कि मेटल्स दिखने में कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स दिखने में कैसे होते हैं, हम पढ़ते हैं उनकी फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोई भी एक सब्सटेंस 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। या वो एक सॉलिड होगा, चाहे वो एक लिक्विड होगा, या वो गैसेस होगा। तो अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एक्सेप्ट मर्करी विच इज अ लिक्विड। ठीक है, तो सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो सारे के सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, मगर मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। और आपने देखा भी होगा आपने थर्मोमीटर्स में, तो थर्मोमीटर में क्या होता है, मर्करी प्रेजेंट होता है, दैट इज अ लिक्विड जो कि एक्सपैंड करता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, राइट। तो जब हमें बुखार होता है तो वो मर्करी का लिक्विड एक्सपैंड करके हमें शो करता है रीडिंग कि हमें कितना फीवर है। सो मर्करी इज अ लिक्विड, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर सॉलिड्स। नॉन मेटल्स के केस में अगर हम देखें तो हमें नॉन मेटल्स के अंदर गैसेस भी मिलेंगी, हमें लिक्विड भी मिलेंगे, और हमें सॉलिड भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो नॉन मेटल्स के केस में भी सिर्फ एक ही लिक्विड का एग्जाम्पल है, और वो है ब्रोमीन। आप लोगों को सिंबल्स बता चुकी हूं मैं, तो यहाँ पे हम सिंबल्स को यूज करेंगे क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में हमने सिखाए थे, राइट। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दैट। तो Br stands for ब्रोमीन। तो नॉन मेटल्स के केस में हमारे पास एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, एंड दैट इज ब्रोमीन, बिल्कुल जैसे कि मेटल्स में हमारे पास एक ही लिक्विड है, दैट इज मर्करी। और बाकी के सब या तो गैसेस हैं या सॉलिड्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गैसेस का कैसे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, और साथ में क्लोरीन एक और एग्जाम्पल याद कर लो, क्लोरीन दिस इज अ गैस। And then there are solids, we have carbon, we have phosphorus, we have sulfur, all of these they are solids। ठीक है, तो एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है दैट इज ब्रोमीन, बाकी के या गैसेस होंगे या वो सॉलिड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टर का मीनिंग क्या होता है, चमक। ठीक है, कि जब हम किसी चीज को देखें तो वो चमकती है या नहीं चमकती है। तो वेल मेटल्स के केस में अगर आप देखोगे कि बिल्कुल प्योर मेटल है, अगर उसमें कोई मिलावट हमने नहीं की है, तो मेटल्स जो होते हैं दे बियर अ सरफेस लस्टर, उनकी जो सरफेस होती है ना वो चमकती है। और अगर धीरे धीरे क्या होगा कि इनकी जो चमक होती है ना वो कम भी हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और भी एयर के साथ रिएक्ट करके ना
उनके ऊपर एक फिल्म बन जाती है, एक ऑक्साइड फिल्म, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मगर वो चमक कम हो जाती है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम उन मेटल्स की सरफेस को दोबारा से पॉलिश कर सकते हैं। जब आप उसको पॉलिश करोगे तो अगेन वो जो लस्टर है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या है? वेल, वी हैव आयरन, वी हैव एल्यूमिनियम, वी हैव जिंक, वी हैव कॉपर, वी हैव टिन, वी हैव सिल्वर, वी हैव गोल्ड. So all of these, they are metals which possess a luster. और गोल्ड और ज्वेलरी के बारे में तो आप सब जानते ही हो कि हम उसको यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी, सो दे हैव अ लस्टर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग देम टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरलेस होते हैं, वो डल होते हैं, वो नहीं चमकते हैं। ठीक है, इसलिए वो चमकते ही नहीं है, तो हम उनको पॉलिश करके भी चमका नहीं सकते हैं, सो दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। बट यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ठीक है, तो ग्रेफाइट की चमक आपने कहाँ पे देखी होगी? वेल, ग्रेफाइट की चमक आपने देखी है जब आपने अपनी पेंसिल को शार्प किया है, राइट? आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी पेंसिल का सिक्का भी जो होता है ना, वो शाइन करता है। सो वो जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, चाहे आप उसको लेड पेंसिल बुलाते हो, मगर उसमें वो जो सिक्का होता है ना, वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो वो जो ग्रेफाइट होता है वो चमकता है। ठीक, दूसरी तरफ हमारे पास है एक और एग्जाम्पल, आयोडीन। सो आयोडीन, दिस इज अ सॉलिड। ठीक है, सो आयोडीन अभी हमने आपको ऊपर फिजिकल स्टेट्स बताई थी ना, सो डू रिमेम्बर दैट आयोडीन, दिस इज अ सॉलिड एंड दिस ऑल्सो हैज अ लस्टर। ठीक है, सो आयोडीन एंड ग्रेफाइट, दे आर लस्ट्रस। बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल चमकते नहीं है, दे आर लस्टरलेस। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो पहले अंडरस्टैंड करो कि डेंसिटी होता क्या है, राइट? अब डेंसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं पहले, कि मैंने एक क्यूब बनाया। ठीक है, मैंने सारे जितने भी मेटल्स थे उनकी डेंसिटी को कंपेयर करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्यूब बनाया। क्यूब कैसा बनाया? 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड थी। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे क्यूब बनाने के लिए क्या किया है, 1 सेंटीमीटर की उसकी हाइट, 1 सेंटीमीटर की लेंथ, 1 सेंटीमीटर की उसकी ब्रेड के क्यूब्स बना लिए। एक मैंने मान लो कि सोडियम का क्यूब बना लिया, ठीक है, और एक साइड पे मैंने एल्यूमिनियम का क्यूब बना लिया, राइट? अब दोनों के अंदर हमने क्या किया है, सो आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल टू यू। ठीक है, तो ये हमने एल्यूमिनियम का क्यूब बना लिया। अब दोनों की जो वॉल्यूम आएगी, क्योंकि दोनों की हाइट लेंथ ब्रेथ सेम है, तो वॉल्यूम क्या होती है? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक क्यूब के लिए इट इज गोइंग टू बी साइड का क्यूब। सारी साइड्स बराबर है तो साइड का क्यूब। अगर एक रेक्टेंगुलर होता है क्यूबॉइड, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट उसकी वॉल्यूम होती है। तो अब हमने दोनों चीजों की वॉल्यूम जो है वो तो सेम ली है, राइट? वॉल्यूम सेम लेने के बाद अब हमने क्या किया, उनका मास को मेजर किया। अब मास को हमने मेजर किया तो वेल हमने देखा कि जो सोडियम का मास था वो था कम, एल्यूमिनियम का जो मास जो था वो था ज्यादा, राइट? तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को चेक किया। वॉल्यूम सेम लेके हमने मास को चेक कर लिया, जिसका मास ज्यादा उसकी क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जनरली कम होती है। सेम वॉल्यूम के अंदर कम मास आएगा नॉन मेटल्स का और ज्यादा मास आएगा मेटल्स का। बट यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन भी है कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सोडियम, वी हैव पोटाशियम, वी हैव एल्यूमिनियम, वी हैव मैग्नीशियम, वी हैव लिथियम। तो ये वाले जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द मेटल्स कम होती है, और नॉन मेटल्स हम कहते हैं कि उनकी डेंसिटी जो होती है वो जनरली कम होती है। बट अगेन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, वी हैव डायमंड, वी हैव ब्रोमीन विच हैव हायर डेंसिटी। अब मैं आपको इनकी कुछ डेंसिटी की वैल्यूज दिखाती हूँ।
ठीक है, आपको उन डेंसिटी की वैल्यूज को याद नहीं करना, पहली बात। आपको उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है अपने नोट्स पे। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको यहाँ पे वो डेंसिटी की वैल्यूज दिखा रही हूँ, सो दैट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि हाई डेंसिटी लो डेंसिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले तो डेंसिटी के यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने एक सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाया था, 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ थी, हाइट थी, ब्रेथ थी, तो वो बन गया सेंटीमीटर क्यूब। ये उसकी वॉल्यूम आ गई। और उसमें हमने चेक किया कि कितने ग्राम प्रेजेंट थे, ठीक है, कितना मास था उस सब्सटेंस का इन ग्राम्स, राइट। तो जिंक के केस में हमने देखा कि वो 7.1 है, टिन के केस में 7.28, आयरन 7.9, कॉपर 8.9, सिल्वर 10.5 एंड सो ऑन। प्लेटिनम आप देखते हो दिस इज 21.45। तो डेंसिटी क्या है, इनकी ज्यादा है। अब दूसरी साइड पे आप नॉन मेटल्स के साथ अगर कंपेयर करोगे तो व्हाट यू आर फाइंडिंग इज फास्फोरस इज जस्ट 1.82, sulfur is 2.07, carbon is 2.25, carbon in the form of diamond this is 3.51, bromine is 8.13। तो ब्रोमीन की डेंसिटी तो मेटल्स के कंपैरिजन में ही आ गई, ठीक है। और अगर हम डायमंड की भी देखते हैं इन रिस्पेक्ट टू द अदर नॉन मेटल्स, तो उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं उनकी जनरली डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की जनरली डेंसिटी कम होती है। मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम। मैं अभी आपको इनकी डेंसिटीज भी दिखाती हूँ, उनकी डेंसिटी लो होती है। और डायमंड, ब्रोमीन की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वी हैव पोटेशियम 0.86, सोडियम 0.97, मैग्नीशियम 1.74, एल्यूमिनियम 2.7। तो डायमंड की इनसे भी ज्यादा डेंसिटी है, दिस इज 3.25। और ब्रोमीन की तो हाई डेंसिटी वाले सॉलिड्स के कंपैरिजन में डेंसिटी है, जबकि अभी ये एक लिक्विड है, ठीक है। सो आई होप यू विल नाउ रिमेंबर कि जो मेटल्स हैं दे हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स दे हैव लो डेंसिटी, और एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा भार डालें, उस पर बहुत ज्यादा प्रेस करें, जैसे कि आप एक टेबल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो और वो जो टेबल है वो टूट जाए, ठीक है। जनरली क्या होगा कि आप टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगाओगे तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, ऐसा ही होता है ना, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। मगर अगर आपकी एक पेंसिल का सिक्का हो तो उसके ऊपर आप उतना ही प्रेशर लगाओगे, उतना क्या, जरा सा प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाता है, राइट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ यही होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर ऑफ कि आप कितना प्रेशर लगा सकते हो और वो सब्सटेंस टूटे नहीं, ठीक है। हमने कंपैरिजन करना है दो चीजों का, बराबर का प्रेशर लगाया, कौन सी है जो जल्दी से टूट जाती है, कौन सी है जो जल्दी से नहीं टूटती। सो जो जल्दी से टूट जाती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम, और जो नहीं टूटती उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। ओके, तो अब अगेन हम क्या देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड सॉलिड्स, बहुत हार्ड होते हैं, और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दे कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट ब्रेकिंग, एक्सेप्ट, अगेन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। एंड प्लीज डू रिमेम्बर आपको करना क्या है, जितनी जितनी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते जाने पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, और फिर आपको ये एक्सेप्शंस भी याद होनी चाहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको 4 प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा कि ये मेटल की प्रॉपर्टी है या नहीं। आपको 4 चॉइसेस दी जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है या नहीं। और फिर उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, फिर उसके बाद आपको उनकी प्रॉपर्टीज के जो एक्सेप्शंस है उनको भी याद करना होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस की कौन सी है कि जो इनमें से 4 आपको एलिमेंट्स दिए होंगे और आपको बताना होगा इसमें से किसकी कौन सा एक सॉलिड है, या 4 आपको दिए होंगे कि इनमें से बताओ कि कौन सा लिक्विड है। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को याद करना है।
ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो मेटल्स होते हैं उनके वो सॉलिड्स होते हैं जनरली, राइट, और उनके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत हाई होती है। मगर अगेन हम देखते हैं कि जो सोडियम है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। इट कैन बी कट विद अ नाइफ, आप एक चाकू लोगे उसके साथ उसको काट लोगे, मगर क्या आप एक आयरन की रॉड को चाकू के साथ काट सकते हो? बिल्कुल नहीं काट सकते। तो वेल डू रिमेम्बर कि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एक्सेप्शन सोडियम, दिस कैन बी कट विद अ नाइफ। इवन पोटेशियम, दिस इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो पोटेशियम इज ऑल्सो अ वेरी सॉफ्ट मेटल। ओके, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स दे आर जनरली सॉफ्ट, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड देयरफॉर दे आर ब्रिटल। बिल्कुल जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट पेंसिल आप उसको शार्प कर रहे होते हो और वो शार्प करते ही ना जाने कितनी बारी टूट जाता है ना। तो वो क्या है, वो सॉफ्ट हो गया ना। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस। So for example, we have sulfur and we have phosphorus, they are brittle. But do remember again कि जो diamond होता है, this is the hardest material which is known to us. ठीक है, तो diamond बहुत ही ज्यादा hard होता है, जबकि वो एक नॉन मेटल है। बाकी के जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। अब मेटल्स के केस में आपको हार्डनेस का एक और एग्जांपल देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने कभी भी उस हिल स्टेशंस पे गए हो तो आपने वहां पे देखा होगा कि दो पहाड़ों के बीच में एक रोप होती है और उसके साथ एक ट्रॉली होती है, राइट। हम उस ट्रॉली में बैठ के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चले जाते हैं, राइट। तो वो कैसे हो सकता है ऐसे, वो क्यों हो सकता है? क्योंकि जो आयरन है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हाई लोड्स को ले सकती है, ठीक है। सो अ मेटल वायर और रोप, दिस कैन टेक बिग लोड्स एंड कैन बी यूज्ड इन रोपवेज. It is by the virtue of tensile strength of iron that a bridge or a skyscraper is able to withstand high pressure. ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अब याद रहेगा कि मेटल्स दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द नॉन मेटल्स दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन दैट केस. Okay, one more thing, zinc, it is also a metal but it is brittle, it cannot be a string. तो जिंक की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। और इधर दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन फाइबर है जो कि रिसेंटली हमने डेवलप किया है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. अब आप पूछोगे कि एलोट्रोप क्या होता है, तो वेल एलोट्रोप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट होता है, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है. इट इज गोइंग टू बी कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ओके. उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी द सेम बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, ठीक है. तो एलोट्रोप्स की क्या होगा, physical properties different and chemical properties they are going to be the same because they will be made up of the same type of the atoms, okay. तो उनके एटम सेम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, पर सिर्फ उनकी अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल डिफरेंट हो जाती है. सो डायमंड एंड ग्रेफाइट दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर, ठीक है. डायमंड भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, और अभी हमने ये कार्बन का फाइबर भी फॉर्म किया है, ठीक है. तो ये सब क्या है, एक दूसरे के एलोट्रोप्स, सेम एलिमेंट है, सिर्फ जो उनके अंदर की कॉम्पोजिशन है, अरेंजमेंट डिफरेंट है. किस तरीके से हमने उनको अरेंज किया, एक लाइन में अरेंज किया या दो लाइनों में अरेंज किया, इस तरीके से अरेंजमेंट उनका डिफरेंट है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मेलेबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है और हमने उसके ऊपर हैमर मारना शुरू किया और वेल हैमर मार के हमने उसको एक पतली सी थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी.
और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसके पास होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास. मेटल्स दे आर malleable. They can be hammered or pressed into sheets or thin foils. For example, we have iron, we have aluminium, we have tin, we have copper, we have silver, we have gold. All of these they are malleable. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि हम बार बार बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है, हम एल्युमिनियम फॉइल को घर पे यूज करते हैं. हम एल्युमिनियम फॉइल के साथ अपने खाने को पैक करते हैं. जैसे कि मम्मा ने आपको कभी स्कूल के लिए टिफिन देना हो तो वो क्या करते हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर आपकी रोटी को पैक करके आपको टिफिन में पैक करके दे देते हैं. तो ये एल्युमिनियम फॉइल बना कैसे? बिल्कुल वैसे ही एक एल्युमिनियम का ब्लॉक लिया और उसको हमने प्रेस किया इन बिटवीन मशीन्स. अब मशीन्स होती हैं इसके बीच में, हम इसको प्रेस करके प्रॉपर उतनी ही डिजायर्ड थिकनेस की शीट बना सकते हैं. So this is how the aluminium foil is made and it is used for wrapping of the food items. Okay, so this is what property? This is the property of malleability. Similarly, हमने स्टील लिया, स्टील को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, रेड हॉट कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया और फिर उसके ऊपर हैमर मार के हम उससे टेनिस टूल्स बनाते हैं. सो अगेन कैसे बना पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ malleability. नेक्स्ट वी हैव कॉपर और ब्रास यूटेंसिल्स. वो भी कैसे बने? अगेन बाय हैमरिंग देम इनटू डिफरेंट शेप्स. Okay. On the other hand, we have non-metals. Non-metals, they are brittle and they are going to break on hammering and hence they are not malleable. Okay. एक important चीज याद रखना कि जो जिंक होता है, जिंक is brittle and it breaks into pieces when hammered. तो अभी हमने पढ़ा था कि जो जिंक होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है इसका मतलब है उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो टूट जाएगा. तो अगर आप उसको हैमर से मारोगे तो वो टूट जाएगा. Hence we call zinc to be brittle in nature. Okay. On the other hand, अब हमारे पास है कार्बन. तो कार्बन के लिए क्या याद करना होगा? ये भी क्या है? ये एक नॉन मेटल है या मेटल है? तो वेल कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि चारकोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अगर आप कोल को भी देखो तो कोल के अंदर मेजर कॉम्पोजिशन कार्बन की होती है. ओके. एक एग्जाम्पल जो कि कार्बन का आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे वो है आपकी पेंसिल. तो जो ग्रेफाइट पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल एक्चुअली में हम उसको लेड पेंसिल ही बोल रहे हैं, आप सबको मालूम ही है. तो वेल वो जो लेड पेंसिल है दैट इज नथिंग बट ग्रेफाइट which is a form of carbon and carbon is a non metal which is non malleable. इसीलिए जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं वो टूट रहा है. So I hope now you will be able to understand कि जो non metals होते हैं वो brittle होते हैं और जो metals होते हैं वो malleable होते हैं. ग्रेफाइट याद करो, पेंसिल का सिक्का याद करो, टूट जाता है तो दैट इज नॉन मेटल. और इधर से एल्युमिनियम फॉइल याद करो जिसमें आप रोटी पैक कर रहे हो, पतला सा फॉइल है, वो कैसे बना? बिकॉज ऑफ द malleability and it is a metal. नेक्स्ट आती है डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी क्या होता है कि हमने एक मेटल का पीस लिया और हमने उसको खींच के उसकी हमने एक पतली सी वायर बना दी. तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप आयरन की जो रॉड्स होती हैं आप उसकी पतली पतली वायर्स भी बना सकते हो. अगर आप अपनी बिजली की तारें देखोगे तो बाहर तो एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, बट अगर आप उसकी कोटिंग को हटा के देखो तो उसके अंदर बहुत ही पतली पतली वायर्स होती हैं. राइट. तो वो जो वायर्स हैं वो हमने कैसे बनाई? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल. दे कैन बी ड्रॉन और बेंट इनटू वायर्स. Right? For example, we have copper, we have silver, we have gold, we have aluminium. All of these, they are highly ductile. And the non-metals, they are not ductile, which means that they cannot be drawn into wires. Again, gold, this is the most ductile of all metals. सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? गोल्ड है. अगर हम बेस्ट डक्टाइल मेटल्स की बात करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दे आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स. Copper or aluminium metals, they can also be they are also ductile and they can also be drawn into thin copper wires and aluminium wires जिसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज करते हैं. तो अब ये पूछोगे कि गोल्ड और जो सिल्वर है वो ज्यादा डक्टाइल है तो हम उनको क्यों नहीं यूज कर रहे इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए? तो वेल उसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है कि गोल्ड और सिल्वर तो बहुत ही महंगे होते हैं. ठीक है, तो उसकी हम वायर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं बना पाते. ओके.
So iron, magnesium and tungsten metals, they are also quite ductile and they can be drawn into wires. Thin wires of tungsten metal, they are used for making the filaments of the electric bulbs. तो अगर आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बहुत ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर एक बहुत ही पतली सी तार होती है और वो जो पतली सी तार होती है that is made up of tungsten metal. ठीक है, क्यों बना पाए? क्योंकि all these metals they are ductile. We can make very thin wires out of them. नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर इजिली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा खींचोगे वो टूट जाएंगे. सल्फर एंड फॉस्फरस दे आर नॉन मेटल्स एंड देयरफॉर दे आर नॉट डक्टाइल. जिंक अगेन, प्लीज डू रिमेम्बर कि जिंक एक्सेप्शन आ रहा है हमारे पास. ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए हम उसको शीट्स नहीं बना पाए, इसीलिए हम उसको वायर्स में भी ड्रॉ नहीं कर सकते. Zinc is going to be having a low tensile strength, it is going to be it is going to be non-malleable and it is going to be non-ductile. ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा था? कार्बन फाइबर. कार्बन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत ज्यादा थी, तो कार्बन फाइबर अभी अभी हमने रिसेंटली डेवलप किया है एंड दिस इज डक्टाइल. नेक्स्ट आते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स पे और बॉइलिंग पॉइंट्स पे. तो मेटल्स दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वेयर हैज नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास आइस है तो आइस को अगर आपने वाटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड, इसको अगर आइस है आप उसको थोड़ा सा हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. ठीक है, अगर आप इसको ठंडा करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड बन जाएगा. राइट, सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर. सो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है. और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? जहाँ पे लिक्विड एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है. और वाटर के केस में व्हाट इज दैट? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट. एंड व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? जहाँ पे एक सॉलिड अपने लिक्विड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं जनरली उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव जिंक, राइट, मेल्टिंग पॉइंट इज 419 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 920 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली आप यहाँ पे ये वैल्यूज देख सकते हो एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. राइट, ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉन मेटल्स देखोगे लाइक फॉस्फरस, वी हैव सल्फर, वी हैव आयोडीन, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम है इन कंपैरिजन टू द मेटल्स. अगेन ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, अपनी नोटबुक में भी अगर नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इज दैट द मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स and boiling points and the non-metals they have low melting points and boiling points. तो अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे कोई मैम एक्सेप्शन नहीं है? आप तो हर जगह पे एक्सेप्शन सिखा रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पे भी है. तो चलो अब हम एक्सेप्शंस भी देखेंगे. So we have potassium, we have sodium, we have tin, we have lead, which have relatively low melting points but high boiling point. इनके बॉइलिंग पॉइंट तो हाई ही है मगर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो कम है. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये वाले जो मेटल्स होते हैं ये जनरली इनकी डेंसिटी कम होती है. जिनकी डेंसिटी कम होती है उनको हम ज्यादा आसानी से कम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं. ठीक है, सो सोडियम, पोटाशियम, टिन एंड लेड दे हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट्स बट हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स के ऐसे भी हैं जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर से भी कम है. राइट, तो हमने कहा है कि नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मगर इनमें से मैं ये आपको हाई वाला नहीं बता रही हूँ, सिर्फ याद ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है इसको, कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये वाले जो टेम्परेचर्स हैं ये अभी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ज्यादा है.
इनमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है. ठीक है, लेट मी शो यू दोज एग्जाम्पल्स. ऑलराइट, अब अगर आप पोटाशियम देखोगे, सोडियम देखोगे, टिन देखोगे, लेड देखोगे, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो काफी लो हैं. ओके, और बॉइलिंग पॉइंट्स रीजनेबली हाई हैं. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट पोटाशियम, सोडियम, टिन एंड लेड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स बट दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, दूसरी तरफ मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स रूम टेम्परेचर से भी कम है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है. दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इन -डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है. एंड इवन द बॉइलिंग पॉइंट्स इफ यू सी फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज आर लेस देन द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल्सो. ठीक है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा लो है. ओके, हाई नहीं है, प्लीज डू रिमेंबर, क्योंकि जनरली हम ऑपोजिट चीजों को पढ़ते आ रहे हैं. तो नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो हैं, और उनमें से भी इनके बहुत ही ज्यादा लो हैं. फाइन. The liquid metal mercury, this freezes at -39 degree Celsius and boils at 357 degree Celsius. एंड कार्बन यहाँ पे एक्सेप्शन है जो कि आपको याद करनी है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी हाई है. वी हैव कार्बन विच इज मेल्टिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. सो कार्बन, इट इज हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 4000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज्यादा हाई है. ओके, next we move on to the next property, that is the conduction of heat. तो conduction of heat में क्या याद रखना है कि कौन सी चीज है जो आसानी से गर्म हो सकती है. आप उसको हीट कर रहे हो और वो जल्दी से गर्म हो जाए. तो अब अगेन अगर मैं आपको ना भी बताऊं, आप इसको ना भी पढ़ो पहले यहाँ पे, तो आप अपनी गैस के ऊपर कौन किस तरीके के बर्तन रखते हो. आप एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर रखते हो, लोहे की कढ़ाई रखते हो, एल्युमिनियम के बर्तन रख रहे हो, हम आयरन के बर्तन रखते हैं, और उसके अंदर हम खाना डालते हैं और हमारा खाना गर्म हो जाता है. क्यों गर्म हो जाता है? वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आयरन है, एल्युमिनियम है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हम नीचे से गैस ऑन करते हैं, वो हमारा बर्तन हीट होता है, वो बर्तन जो होता है वो हीट आगे खाने को ट्रांसफर करता है और हमारा खाना गर्म होता है, हमारा खाना पक जाता है. राइट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एल्युमिनियम और आयरन क्या है? दे आर मेटल्स, and metals, they are good conductors of heat. So the cooking utensils like a frying pan etc., they are made up of metals, because metals, they are good conductors of heat, and being a good conductor of heat, the metallic bottom of the cooking utensil, this transfers heat of the gas stove quickly to the food kept inside it. हमारा खाना गर्म होता है, हमारा खाना पकता है किसमें? मेटल्स के अंदर रख के. ठीक है, मेटल्स को हीट करके. और नॉन मेटल्स, दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दिस मीन्स दैट द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. सो सल्फर इज अ नॉन मेटल विच डज नॉट कंडक्ट हीट. सिल्वर, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, सो सबसे अच्छा कंडक्टर आपको कोई पूछा जाए कि कौन है हीट का, सो सिल्वर इज गोइंग टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. एंड लेड, दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का आपको एग्जांपल देना हो तो क्या दोगे? दैट इज गोइंग टू बी लेड. डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो हमने एलोट्रोप्स में पढ़ा है कार्बन के, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट. तो डायमंड, दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी याद रखना, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़नी है? अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Right? So diamond is a good conductor of heat, but it is not a good conductor of electricity. So conduction of electricity में क्या होगा कि कौन है जिसमें से हम अच्छे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं? तो हमने अभी अपनी इलेक्ट्रिकल वायर्स किससे बनाई थी? अभी हमने पढ़ा था कॉपर से बनवाई थी, एल्युमिनियम से बनाई थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं. Right? So metals, they are good conductors of electricity, whereas non-metals, they are bad conductors of electricity. So silver, this is the best conductor of electricity, पर फिर भी हम इसको वायर्स बनाने के लिए क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है. Alright, sulfur, this is a non-metal, therefore it is not going to conduct heat and electricity.
Tungsten is a poor conductor of electricity. In fact, I will say not a poor conductor of electricity. It is not that good a conductor of electricity जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मगर फिर भी it can conduct electricity, इसीलिए तो हम उससे अपने इलेक्ट्रिकल बल्ब्स बना रहे हैं. मगर इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में टंगस्टन को यूज करने का रीजन ये है क्योंकि हमने वो बल्ब के अंदर एक बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करना होता है और हमें एक ऐसा मेटल की तार चाहिए थी उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जो कि उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके, वो पिघल ना जाए. तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए था जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए हमने एक पतली सी तार उसकी ली और हमने उसको इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाने के लिए यूज किया. तो व्हाई वी आर यूजिंग टंगस्टन इन द इलेक्ट्रिकल बल्ब्स इज बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, but it can conduct electricity not that very well like the rest of the conductors, the metals like silver, gold, copper, aluminium, etc. Okay. और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स लाइक दैट इन द ड्राई सेल्स. तो जो हमारे ड्राई सेल होते हैं जो कि आप अपने बैटरीज फोन जो आप अपने मोबाइल फोन्स में, सॉरी मोबाइल फोन्स नहीं, आपके जो जितने भी सेल्स हम यूज करते हैं, टॉर्चेस में यूज करते हैं, हम अपने रिमोट कंट्रोल्स में यूज करते हैं, आपका एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल है, टीवी का रिमोट कंट्रोल है, उसमें जो आप सेल यूज करते हो उसको हम ड्राई सेल बोलते हैं. और उसके इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बनाने के लिए हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं. ठीक है. सो व्हाई वी आर यूजिंग दैट, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अब इंपॉर्टेंटली याद रखना कि आपके पास डायमंड है और आपके पास ग्रेफाइट है एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पे. सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने एक पानी का गिलास लिया, पानी के अंदर मेटल को डाल के चेक किया क्या वो सॉल्युबल है या नहीं. आपने नॉन मेटल को डाल के देखा कि वो पानी में घुल गया कि नहीं. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप चीनी पानी में डाल के घोलते हो, ठीक है, या नमक को पानी में डालते हो तो वो घुल जाते हैं. बट कुछ मिट्टी है, मिट्टी अगर आप पानी में डालते हो तो मिट्टी पानी में नहीं घुलती. तो कुछ चीजें हैं जो कि घुलेंगी, कुछ चीजें हैं जो नहीं घुलेंगी. कौन सी सब्सटेंस ले रहे हैं जिसमें हम घोलना देख रहे हैं और किस सब्सटेंस को हमने लिया, उन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अबाउट द सॉल्युबिलिटी. राइट. तो हमारे पास मोटे तौर पे दो तरह के सॉल्वेंट है, एक है पानी और एक है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनका नेचर ऑर्गेनिक होता है, इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. राइट. तो जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एज वेल एज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर एक एग्जांपल दूं तो एल्कोहल. ठीक है. सो एल्कोहल दिस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो आपने मेटल को डाल के देखा पानी में, नहीं घुला. आपने उसको डाल के देखा एल्कोहल में, वो नहीं घुला. राइट. सो मेटल्स दे आर नॉट सॉल्युबल जनरली इन वाटर एज वेल एज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वेयर एज अगर हम नॉन मेटल्स को देखेंगे तो उनका रिस्पॉन्स फॉर द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू वेरी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरोसिटी. अभी सोनोरोसिटी क्या होता है, वेल सोनोरोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आप ये घंटियां देखो, ये बेल्स देखो. तो ये बेल्स क्या होती हैं, बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती हैं. कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं. तो ये जो इसका अंदर वाला बॉल होता है, जब इसको सरफेस पे हम जोर से मारते हैं तो वो टन 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 की आवाज आती है. तो ये जो टन की आवाज आती है ये कौन प्रोड्यूस करता है, वेल ये प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स. ठीक है. ये कैसी आवाज है, ये एक मेटालिक साउंड है. ओके. जब भी हम कोई दो इस मेटल के ऊपर कोई भी हार्ड चीज मारोगे तो वेल ये मेटल्स जो होते हैं ये एक मेटालिक क्लिंग प्रोड्यूस करते हैं, टन की आवाज देते हैं. जैसे कि आप अपने प्लेट और चम्मच लेके खाना नहीं मिला टन 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 बजाते हो, ये मंदिर की घंटियां हैं ये ऐसे बजाओगे तो मेटल है कि साउंड प्रोड्यूस होगी. तो वेल
ये सब प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। और ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरोसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस होने का मतलब क्या हुआ? दे प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड called as metallic clink when they are hit with a hard object. On the other hand, अगर हम नॉन मेटल्स को देखेंगे तो नॉन मेटल्स दे आर नॉट sonorous. They do not produce the characteristic sound when they are hit with a hard object. ठीक है, तो मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं और मेटल्स सोनोरस होते हैं। सो यहाँ पे आज का ये लेक्चर एसेंशियली फिनिश होता है क्योंकि हमने सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सीख ली। बट बिफोर आई फिनिश, मुझे आपको कुछ टेबल्स यहाँ पे देने हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इन टेबल्स को बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे। मेटल विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट डक्टाइल, हमने सीखा दैट इज गोल्ड। ठीक है, 1 gram of gold, this can be drawn into a 2 kilometer long wire. Just imagine, गोल्ड का 1 ग्राम का पीस, उसमें से आप 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हो। सो मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी कॉपर। बेस्ट पूछा जाए तो सिल्वर लिखना है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी सिल्वर। मोस्ट कॉमनली आप वायर्स किसकी बनाते हो? कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स बनाते हैं। मेटल्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर लेड एंड मर्करी। मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज मर्करी। मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट इज गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसे अगर आप अपने हाथ पे लोगे, ठीक है, तो वो आपके हाथ की हीट से भी पिघल जाएगा। इतना सॉफ्ट मेटल होता है, इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो गैलियम, this is a metal which has a low melting point. It is going to even melt in the palm of your hand. Okay, then we have a lustrous non-metal. It is going to be iodine. Non-metal that can exist in the different forms as allotrope, it is carbon, as diamond and graphite. Non-metal which is a conductor of electricity, it is carbon as graphite. Metals which can be cut with a knife, it is sodium and potassium. Metal which give yellow flame on heating is sodium. याद रखना कि अगर आप एक सोडियम का पीस लेके उसको फ्लेम में हीट करोगे तो वो येलो कलर देगा, एक गोल्डन येलो कलर देगा फ्लेम को। नेक्स्ट है कि मेटल विच हैविंग अ लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जिंक हमने सीखा। उसके साथ साथ आप आर्सेनिक और एंटीमनी को भी याद कर सकते हो। मेटल्स विच आर नॉट मेलिएबल, तो जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी दे विल नॉट बी मेलिएबल। सो जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे विल नॉट बी मेलिएबल। नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज डायमंड। राइट, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज डायमंड एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट. A non-metal that is a good conductor of electricity is graphite. Non-metal having a very high melting point, this is graphite in the form of carbon. Metals which are having low density, sodium and potassium. Non-metal which is having a high density is iodine. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाएंगी। सो इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आई होप यू आर गोइंग टू जॉइन मी बैक। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे तो प्लीज फील फ्री, आप हमें अपने डाउट्स ईमेल कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी डाल के अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, click on the like link and do share it with your friends. So see you again. Have a nice day. God bless you.